बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज वर्किंग डे है, बाकायदा छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तमाम के तमाम दफातर, तमाम की तमाम अदालतें खुल चुकी हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। आज से एक नया मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो तमाम कुव्वतें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करना चाहती हैं, लेकिन उस सियासत से तो आउट अभी तक नहीं हो सके और ना ही इलेक्शन से आउट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदवारान जिन्होंने दरखास्तें दी हैं और जो गहमा गहमी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान। और उन सब ने, बल्कि एक नहीं, एक हल्के में 6-6, 7-7 उम्मीदवार और इससे भी ज्यादा आए हैं और उन्होंने अप्लाई किया है, दरखास्तें दी हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वो लेना चाहते हैं। और कुछ अर्सा पहले मोहतरमा मरियम साहिबा ने जलसा-ए-आम में खड़े होकर कह रही थी कि ये टिकट इनके जो हैं वो इतने बेतौकीर हो जाएंगे कि ये पीछे पीछे होंगे और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यही बात फैसल वाडा साहब ने कही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो तकेंगे, दरवाजे की तरफ तकते रह जाएंगे, लेकिन उनका टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब बंद गली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम अंदाजे हुए गलत। और अब जो सिचुएशन इस वक्त ग्राउंड पे है वो बहुत ही होलनाक है इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए और जमहूरियत के दुश्मनों के लिए, आईने पाकिस्तान को पामाल करने वालों के लिए। उन सब के लिए हालात काफी खराब हो चुके हैं और काफी बिगड़े। अब देखते हैं कि कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि एक बार फिर हो ये रहा है, एक बार फिर इलेक्शन को मुलतवी करने की साजिश और साजिशी थ्योरी तैयार की जा रही है। एक कॉन्स्पिरेसी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदो-नवा में घूम रही है। उसमें कितनी सदाकत है और किस तरीके से वो करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाबी होगी, लेकिन डिस्कस करते हैं कि राह फरार अख्तियार करने का नया कौन सा तरीका अख्तियार किया जा रहा है। और फिर जो पुल सरात है और जो कि इलेक्शन मुलतवी करने का पुल सरात, ये अबूर हो सकेगा, मुझे नहीं लगता। कुछ एक्चुअल और फैक्चुअल कुछ इंफॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक और भी खबर है और वो भी जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के हालात पे भी उसका असर होगा और इस खित्ते पे बहुत ज्यादा गहरा असर हो सकता है। और वो है जनाब, ईरान और इसराइल की बराह रास्त जंग का खतरा बढ़ चुका है। इसराइल और ईरान की बराह रास्त जंग का खतरा बढ़ चुका है। ये तो आपको मालूम ही है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तो लड़ाई हो ही रही है। गजा में इस वक्त गजा मैदान जंग बना हुआ है, इसराइल पे हमले हो रहे हैं, हमास मज़ाहमत कर रहा है और हमास के साथ बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम ममालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है, जो कल सरकारी आदाद शुमार दोबारा बताए गए और गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर इसराइल के तकरीबन 15 फौजी और मारे जा चुके हैं। ये इसराइल की और फलस्तीन की लड़ाई जो हो रही है हमास के साथ वो चल रही है। और इस दौरान एक और बड़ा वाकया हो गया, कल अल जजीरा ने स्टोरी ब्रेक की और उसके बाद आलमी ज़राए ब्लाग अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ईरान भी तस्दीक कर चुका है, इसराइल भी तस्दीक कर चुका है। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजा मूसवी को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया एक हमला करके। और ये इसराइली हमला था और इसराइली हमले में ये शहीद हो गई थी। ईरानी खबर है एजेंसी इरना के मुताबिक इसराइली तैयारों ने दमिश्क में ज़ेनबिया जिला के करीब फिजाई हमला किया और जिसमें पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजा मूसवी को निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा कि मजीद हमले की हलाकतों की इत्तला नहीं है। ये आलमी ज़राए ब्लाग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी अपने कमांडर के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक दमिश्क में ईरानी कमांडर इसराइली हमले में जाँ बहक हुए ब्रिगेडियर जनरल रजा मूसवी शाम में मज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। यानी शाम में जो इसराइल से बरसरे पैकार ग्रुप था और जंगजू थे, उनको वो वहां पे उसके इंचार्ज थे और ट्रेनर थे और उनको गाइड कर रहे थे, लड़ाई में शरीक थे। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अब इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले
2020 में, साल 2020 में 3 जनवरी को इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी समेत कई उनके दोस्त, उनके साथी जाँ बहक हो गए थे। और ये अमेरिका ने किया था मुबैना तौर पे इत्तलात के मुताबिक, लेकिन ये जो वाक़या है ये कर दिया है इसराइल ने। तो इससे अब हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, और हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी मुसल्लह फौज और ये सब कुछ अपने सर जोड़ के बैठे हैं। और आज इस बात का मेरी इत्तला के मुताबिक आज इसका जायजा लिया जाएगा और इस सूरत हाल को देखा जाएगा, क्योंकि अगर ईरान इसराइल पे कोई बराह रास्त हमला करता है तो ऐसी सूरत में मामला जो है वो फैल सकता है, ये लड़ाई फैल जाएगी। और अब ईरान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम ये काम करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई की वजह से बहरा अहमर में बहुत ज्यादा कशीदगी पाई गई है, और उसकी वजह से क्योंकि हौसी जो है जंगजू वो मैदान में है और वो भी हमले कर रहे हैं, और इसराइली जहाजों पर भी हमले हुए हैं, और उसके बाद फिर ये हुआ कि ऑयल जो है, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, 1% बढ़ गई हैं, और उसका असर भी पाकिस्तान पे यकीनन पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी जो बहुत ज्यादा तेल की मिकदार बाहर से लेता है, तो यह आलमी मंडी में माल तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन यह ज्यादा खतरनाक जो है ईरान और इसराइल का मामला है। अब देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है, लेकिन कशीदगी बढ़ेगी, ये बात तयशुदा है, और ये लड़ाई बढ़ेगी, और लड़ाई बढ़ेगी तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। अब आते हैं जी, क्योंकि ये आपको मालूम है कि रजीम चेंज का ताल्लुक भी इसराइल को तस्लीम करने से है। रजीम चेंज का मामला भी खारजा पॉलिसी से था। इमरान खान साहब इसके सख्त तरीन मुखालिफ थे, और बाजवा साहब जो हैं वो सख्त तरीन हामी थे इसराइल को तस्लीम करने के बारे में, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको सपोर्ट मिले और तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लेयर्स ऑन बोर्ड हो जाएं और तमाम के तमाम एक पेज पे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आपको मालूम है कि ये बता दूं मैं कि जब बाजवा के जो इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं टोनी ब्लिंकन, उनके साथ लंबी लंबी गुफ्तगू भी होती थी बाजवा साहब की, टेलीफोनिक टॉक भी होती थी, गुफ्तगू भी होती थी, और ये कुछ ना कुछ इस बारे में खिचड़ी पकती रहती थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में भी ये सिलसिला शुरू रहा। बहरहाल अब ये देखते हैं कि क्या होता है, और अब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में उन्होंने कभी स्टेटमेंट या इस तरह की कोई इंदिया नहीं दिया, बल्कि जब से नई लीडरशिप आई है वो इस मामले में खामोश है, और किसी के साथ भी इंटरेक्शन में भी कभी इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की। हाँ, अलबत्ता जो काकड़ साहब हैं वो ये बात कर चुके हैं, और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान, वो उनकी भी नफी कर चुके हैं, उनके फलसफे की, उनकी सोच की, उनके नजरिए की नफी कर चुके हैं काकड़ साहब। तो आप इससे भी कान खड़े हुए थे कि जनाब जो काकड़ साहब हैं ये तवील तरीन उनका पीरियड हो गया बतौर निगरान वजीर आजम, वो तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं और मजीद आगे तोड़ने का इरादा रखते हैं। बहरहाल ये सिचुएशन है, अगर इस तरह का कोई काम होता है तो फिर आपको मालूम है कि उसके असरात पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स भी और इंटरनल सिक्योरिटी पे भी पड़ेंगे, और हो सकता है फिर सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाए और इलेक्शन मुलतवी करने पड़ जाए। बहरहाल दूसरा जो इस वक्त मामला है इलेक्शन के इल्तवा का, वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान ये बहुत ज्यादा कर चुके हैं जी, बदनीयती की हद तक ये बदयांती कर चुके हैं, और इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेस है, इस वक्त तक का इलेक्शन प्रोसेस वो शफाफ भी नहीं है, वो गैर जानिबदार भी नहीं है, वो मुनसिफाना भी नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसको तो पूरे मुल्क में कुचला जा रहा है, और इस कुचलने के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिसकी जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, अब वो है कस्टोडियन है वो अपने इलेक्शन प्रोसेस का और पूरे मुल्क का और साफ शफाफ इंतखाबात का, पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का वो कस्टोडियन है। लेकिन उसने आंखें भी बंद की, बल्कि उसका पार्ट बना हुआ है, उस सारे प्रोसेस का हिस्सा बना हुआ है, जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है
और इमरान खान साहब को क्रश करना है, इस सिलसिले में वो उसका हिस्सा बन के, उसकी टीम बन के वो उससे भी बढ़कर काम कर रहा है जो इमरान खान साहब के दीगर मुखालिफिन कर रहे हैं। इसलिए एक तरफ तो ये मामला है, इस सारी सिचुएशन के बावजूद अभी भी इस वक्त भी फील्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है और वो जीत रही है, आसानी जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहां तक कि बलूचिस्तान में भी जो एक नई लहर उठी है उसमें बलूचिस्तान के अवाम भी वर्कर्स कन्वेंशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन है उसमें बेदरेज तरीके से निकले हैं। और ये चीज दूसरी अगली जो है सिचुएशन, पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज आउट हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना साहब भी फारिग हो चुके हैं, इसलिए मौलाना साहब जो है वो बलूचिस्तान से अपनी महफूज सीट तलाश की है, पशीन से लड़ने की सूरत में कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गढ़ समझा जाता था किसी जमाने में, और फिर इसके बावजूद 2-3 हल्के वहां से थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन इस बार जो ये पहला मौका है कि कराची से बिलावल भुट्टो साहब या भुट्टो खानदान का या जरदारी फैमिली कोई भी वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लिहाजा भुट्टो साहब जी वो भी निकल गए हैं कराची से, भुट्टो फैमिली जरदारी फैमिली कराची से निकल चुकी है। तो कराची पीपल्स पार्टी का न रहा, लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का न रहा और पूरा पंजाब भी मुस्लिम लीग नवाज का न रहा। ये इस वक्त सिचुएशन है। अब उसका तरीका ये निकाल रहे हैं कि क्या किया जाए, और उसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान उस पर अदम एतमाद का इजहार करवाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान बार काउंसिल से और पंजाब बार काउंसिल से, सिंध बार काउंसिल से और मुख्तलिफ वकला तंजीमों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर अरकान पे अदम एतमाद इजहार करवाया जा चुका है। उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी जानिब उनके अहकामात निगरान हुकूमतों ने मानने से इनकार कर दिया और उनके निगरान हुकूमतों तो क्या उनके मुतालबात या उनके हिदायत मानेंगी, बल्कि अब तो उनके ग्रेड 17 और ग्रेड 16 के अफसर इलेक्शन कमीशन की बात नहीं सुनते, न बात मानते हैं, बल्कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो ग्रेड 17 का अफसर बुलाता है और ये दुम हिलाते हिलाते पहुंच जाते हैं अडयाला जेल कि जी हम आए हैं वो करने के लिए, ट्रायल करने के लिए आए हैं फवाद चौधरी साहब का और इमरान खान साहब का। तो ये इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है। तो अब जो बात कही जा रही है कि हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रिजाइन कर दें, लेकिन उनके अकेले रिजाइन कर देने से मसला हल नहीं होगा, और क्योंकि जैसे ही वो रिजाइन करेंगे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब लगा देंगे अपने सीनियर मोस्ट जज को या किसी भी जज को वो लगा देंगे कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इलेक्शन करवा देंगे। अगर वो लगाते हैं सीनियर मोस्ट जस्टिस तारिक मसूद साहब को, उस पर फिर अदम एतमाद आ जाएगा और उन पे पॉलिटिकल प्लेयर्स राजी नहीं होंगे और वो भी मुतनाज़ हो जाएंगे। लेकिन वो उनको मान भी लिया जाए तो उसके बाद फिर जो 4 अरकान हैं दीगर सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, वो निकल सकते हैं, क्योंकि कल जो सायरा बानो हैं GDA की रुकने कौमी असम्बली थी और आइंदा भी होंगी, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान आ गया और उन्होंने सिंध के जो रुकन है, सिंध से रुकन है इलेक्शन कमीशन के मेंबर, उन पे संगीन इल्जाम आयद कर दिया और वजाहत मांग ली। तो अब जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि जनाब बेहतर होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे दें, 4 के 4, 5 के 5 इस्तीफे दे दें और उसके बाद वो साइड पे निकल जाएं और वो एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। वो क्राइसिस पैदा होगा तो उसको कहा जाएगा कि जनाब ये क्राइसिस हो गया, और IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती अदारे उनको भी कहा जाएगा ये तो जी हमारा, हम तो बड़े संजीदा थे, सीरियस थे, लेकिन ये मसला हो गया। अब इसका क्या किया जाए, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा दोबारा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी ये इसके बारे में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि असल मसला यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें ना मानी और ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गई और इलेक्शन कमीशन पे नॉमिनेशन करके उनका जी के चलें शुरू करें इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन नहीं रुकेगा और हम भेजते यहाँ से 4 जज सपेयर करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से और 4 हाई कोर्ट से एक एक जज सपेयर करते हैं और वो आके इलेक्शन करवाते हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट से आ जाएंगे, एक सिंध हाई कोर्ट से आ जाएंगे, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आ जाएंगे और एक पंजाब से आ जाएंगे। 4 सूबाई हाई कोर्ट से एक एक जज साहब आ जाएंगे और ऊपर
सुप्रीम कोर्ट के एक जज बैठ जाएंगे तो वो कहेंगे चले जी एमरजेंसी नकल लगा के हम शुरू करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकती है। तो इसलिए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस का को मैनेज करना इससे पहले बहुत जरूरी होगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।